नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए। भारत जहां दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतांत्रिक देश बनकर उभरा, वहीं पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला बार बार घोंटा गया। असल में पाकिस्तान के लिए लोकतंत्र एक अबूझ पहेली ही रहा है। जब भी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी गईं, उसके कुछ समय बाद ही किसी न किसी बहाने उन्हें बर्खास्त किया जाता रहा। दरअसल पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें कम और सैन्य तानाशाह ज़्यादा रहे हैं। सच तो ये है कि पाकिस्तान अपनी तरह का इकलौता ऐसा देश है जहां की बार बार जनता भी सेना से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को बर्खास्त करने की मांग करती दिखी। पाकिस्तान में लोकतंत्र के अस्थिर होने का खामियाजा न केवल वहां की जनता को भुगतना पड़ा है, बल्कि भारत समेत तमाम पड़ोसी मुल्कों को भी उठानी पड़ी है इसका खामियाजा। पाकिस्तान में लोकतंत्र को मजबूत नहीं होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है सेना का हस्तक्षेप। पाकिस्तान में 25 जुलाई को नेशनल और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव होने वाला है। आज के विशेष में हम पाकिस्तान में चुनाव से जुड़े तथ्यों को जानेंगे ही, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि सेना कैसे हमेशा लोकतंत्र की जड़ों को काटती रही है। इसके अलावा चुनावी मुद्दों पर भी नजर डालेंगे। पाकिस्तान में 25 जुलाई को नेशनल असेंबली के साथ ही प्रांतीय विधानसभाओं के लिए मतदान होना है। इस चुनाव के साथ ही पाकिस्तान इतिहास बनाने की दहलीज पर खड़ा है। चुनाव के बाद पाकिस्तान में ये दूसरी बार होगा जब लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता बदलेगी। पाकिस्तान में आम चुनाव कार्यवाहक सरकार की निगरानी में किए जाते हैं। इस बार पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश नसीर उल मुल्क को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। करीब 3 दशक बाद पाकिस्तान की दो शीर्ष पार्टियों PMLN और PPP का शीर्ष नेतृत्व बदल गया है। इसके साथ ही इमरान खान की पार्टी इन दोनों दलों को कड़ी चुनौती देती दिख रही है। आइए नजर डालते हैं पाकिस्तान के आम चुनाव से जुड़े तथ्यों पर। पाकिस्तान में आम चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राजनीतिक दलों के साथ ही वहां के लोग इस चुनाव को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव होना है। लोकतांत्रिक नजरिए से इस बार के चुनाव की अहमियत काफी ज्यादा है। चुनाव के बाद नई सरकार बनने पर पाकिस्तान के इतिहास में दूसरी बार होगा जब देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सत्ता का हस्तांतरण होगा। पाकिस्तान में 2013 में पहली बार हुआ था जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार ने दूसरी चुनी हुई सरकार को सत्ता हस्तांतरण किया था। उस समय नवाज शरीफ की पार्टी PMLN सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और नवाज शरीफ ने 5 जून 2013 को प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। पाकिस्तान में हाल के दिनों में हुए राजनीतिक घटनाक्रम से इस बार का चुनाव बेहद रोचक बन गया है। पिछले 2 जो इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद जो 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थे, उन्होंने पूरा अपना जो टर्म है वो उन्होंने कंप्लीट किया था। तो लोग काफ़ी हद तक कह रहे थे कि ये जो तीसरा चुनाव अभी होने वाला है एक डेमोक्रेटिक ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए, वो बहुत ही अहम था। लेकिन पिछले 1 साल में जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हुए हैं, उससे थोड़ा सा डाउट्स हो रहे हैं कि क्या इस बार पाकिस्तान का चुनाव कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़ौज का काफ़ी दखल अंदाजी हो रहा है, उन्होंने काफ़ी इंटरफेरेंस किया है। पाकिस्तान के चुनाव में इस बार 10 करोड़ 59 लाख वोटर हैं, जो 2013 के मुकाबले 23% ज्यादा हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं की 849 सामान्य सीटों पर 25 जुलाई को चुनाव होने जा रहा है।
इन सीटों पर 11,855 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दरअसल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 342 सीटें हैं, लेकिन सिर्फ 272 सामान्य सीटों पर ही सीधे चुनाव होता है, जबकि नेशनल असेंबली में 60 सीट महिलाओं और 10 सीट धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए रिजर्व 60 सीटों पर सीधे वोटिंग नहीं होती है। आम चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर पार्टियों के बीच इसका बंटवारा होता है। चुनाव आयोग को चुनाव से पहले ही पार्टियां अपने महिला उम्मीदवारों की वरीयता सूची सौंप देती है। चुनाव के बाद पार्टी को 4.5 सीट के अनुपात में वरीयता के आधार पर एक महिला रिजर्व सीट मिल जाती है। यही तरीका धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित 10 सीटों पर भी अपनाया जाता है। नेशनल असेंबली की 272 सामान्य सीटों पर कुल 3,459 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 1,623 उम्मीदवार पंजाब से, 824 सिंध से, 725 खैबर पख्तूनख्वा से और 287 उम्मीदवार बलूचिस्तान से हैं। नेशनल असेंबली की सामान्य सीटों पर इस बार 171 महिला उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। 2017 के इलेक्शन के मुताबिक इस बार हर पार्टी को सामान्य सीटों पर कम से कम 5% महिलाओं को टिकट देना अनिवार्य था। पाकिस्तान में 4 सूबे या प्रांत हैं: पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। इन 4 प्रांतीय विधानसभाओं की 577 सामान्य सीटों पर कुल 8,396 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2013 के चुनाव से तुलना करें तो इस बार उम्मीदवारों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। 2013 में नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं की 849 सामान्य सीटों पर कुल 15,629 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इनमें 4,671 उम्मीदवार नेशनल असेंबली के लिए और 10,958 उम्मीदवार प्रांतीय विधानसभाओं के लिए थे। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए इस बार 3,71,000 सेना के जवान तैनात किए जाएंगे। अब बात करते हैं चुनाव में शामिल हो रहे राजनीतिक दलों की। ऐसे तो कई सारी पार्टियां किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुख्य रूप से त्रिकोणीय मुकाबला है। ये पार्टियां हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगुवाई पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। वहीं नवाज शरीफ के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित होने के बाद उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ की अगुवाई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चुनाव लड़ रही है। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगुवाई कर रहे हैं। इसके अलावा धार्मिक पार्टियों ने नेशनल असेंबली के चुनाव के लिए 460 से ज्यादा प्रत्याशी उतारे हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इनमें MMA तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अलावा मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा की राजनीतिक शाखा मिल्ली मुस्लिम लीग समर्थित अल्लाह अकबर तहरीक पार्टी शामिल है। धार्मिक पार्टियों के उम्मीदवार कई सीटों पर देश के 3 बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ सकते हैं। छोटे मोटे पार्टी भी है जो काफ़ी अहम है, जैसे कि MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और फिर अवामी नेशनल पार्टी नॉर्थ वेस्ट में, और छोटे मोटे और 1-2 पार्टी है पंजाब में जो लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ जो पार्टीज़ है वो जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो दूसरे पार्टीज़ के सिंबल्स पर लड़ रहे हैं। जैसे कि जमात उद दावा के जो मेम्बरान हैं वो एक नए पार्टी के नाम से मतलब वो लड़ रहे हैं। कुछ और एक और एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है लब्बैक मूवमेंट, उनका भी कुछ कैंडिडेट्स है। पंजाब सूबे को पाकिस्तान की राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाता है। नेशनल असेंबली की चुनाव होने वाली 272 सीटों में से 141 सीटें पंजाब से आती हैं, यानी 51.83% सीटें पंजाब से ही हैं। पंजाब में कुल 10 करोड़ 59 लाख वोटर हैं। इनमें 6.67 करोड़ यानी 63% वोट अकेले पंजाब में हैं।
सीटों की संख्या वोटरों की संख्या के लिहाज से हर राजनीतिक दल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जिस राजनीतिक दल ने पंजाब को जीत लिया उसकी देश में सरकार बनना तय माना जाता है। तीनों सबसे बड़ी पार्टियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान और तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख पंजाब से चुनाव लड़ रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश के अलग होने के बाद से पाकिस्तान में अब तक 10 प्रधानमंत्री बने हैं। इनमें से 6 पंजाब प्रांत से रहे हैं, 3 प्रधानमंत्री पाकिस्तान के सिंध प्रांत से और 1 बलूचिस्तान से हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना है। इस बार पाकिस्तान के चुनाव में एक रोचक बात यह है कि बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेता एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ 3 प्रांतों के 4 निर्वाचन क्षेत्रों लाहौर, डेरा गाजी खान, कराची और स्वात की एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी 3 सीटों मलकंद, लाहौर और लरकाना की एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान 5 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें बन्नू, इस्लामाबाद, मियांवाली, लाहौर और कराची की एक सीट शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में चाहे चुनाव कोई भी हो, मुद्दा हर चुनाव में लगभग समान ही होता है। पाकिस्तान में होने वाले चुनावों में एजेंडा कुछ भी हो, सबसे बड़ा मुद्दा भारत ही होता है। हर पार्टी भारत को लेकर अलग अलग दावे करती है। पाकिस्तान में हुए अब तक 10 चुनावों में कई बार राजनीतिक दलों की हार और जीत भारत के नाम पर हुई है। आइए देखते हैं पाकिस्तान में चुनाव लड़ रही पार्टियों के चुनावी मुद्दे क्या हैं। पाकिस्तान में होने वाले चुनाव में भारत हर बार एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। सिर्फ भारत के नाम ही कई बार पाक में सरकारें बनी और गिरी हैं। इस बार भी नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी भारत और कश्मीर मुद्दे को चुनाव में उछाल रही है। इमरान खान अपनी चुनावी रैलियों में भारत और कश्मीर का मुद्दा खूब जोर शोर से उछाल रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पाकिस्तान को इस्लामिक कल्याणकारी देश बनाने का वादा किया है। इसके साथ ही उसने भारत के साथ इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने की भी बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत सुलझाने की बात भी कही है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हमारे क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए, खासतौर पर भारत के साथ संघर्ष खत्म करने के लिए सुरक्षा और सहयोग की नीति बनाना अहम है। रिलेटिवली जो भी वहाँ पर पोजीशंस ली जा रही हैं वो भारत के खिलाफ ही ली जाती हैं और भारत के साथ ये माना जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि अगर आप जितने स्ट्राइडेंट, जितने ज़ोर से आप भारत के खिलाफ बोलेंगे उतने ज़्यादा आपको नेशनलिस्ट देखा जाएगा और इसलिए आपको ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो वो जो स्पेस है वहाँ पर लिबरल मॉडरेट वॉइसेस के लिए वो बहुत लिमिटेड है। चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान की पार्टियां एक दूसरे पर भी खूब आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के PMLN पर मीडिया संस्थानों को मैनेज करने का आरोप भी लगाया है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि PMLN सोशल मीडिया की गतिविधियों की निगरानी कर रही है। इसके अलावा गरीबी कम करने और आर्थिक चुनौतियों से निपटने की बात भी सभी पार्टियां कर रही हैं। करप्शन के खिलाफ जो एक मुहिम है, जो ख़ास करके इमरान खान साहब चला रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तरक्की के ऊपर काफ़ी लोग मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और दूसरा जो है सिक्योरिटी का मामला है। इस बार चुनाव में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को लेकर ही इमरान खान ने 2014 में नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ आज़ादी का मार्च निकाला था। इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन कहा गया। इसके बाद 2017 में पाकिस्तान के 9 शहरों में कई इस्लामिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किए थे। इस दौरान पुलिस कार्रवाई में दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए थे। चुनाव में इन संगठनों की मांगें मानना भी एक बड़ा मुद्दा है। सभी पार्टियों ने चुनाव के दौरान इन संगठनों की मांगों को पूरा करने का वादा किया है। पाकिस्तान में सेना ने लंबे वक्त तक शासन किया है। PMLN और कुछ अन्य पार्टियां दबे पांव राजनीति में सेना के हस्तक्षेप को भी मुद्दा बना रही हैं।
हालांकि सेना और इमरान खान की पार्टी इन आरोपों को खारिज कर रही है। सेना ने कहा भी है कि इस चुनाव में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान की राजनीति में भ्रष्टाचार हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। कई दिग्गज नेताओं को भ्रष्टाचार की वजह से अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी है। पाकिस्तान की सेना भी राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में भ्रष्टाचार और सेना का दखल कैसे लोकतंत्र को मजबूत नहीं होने दे रहा है। पाकिस्तान में इससे पहले 10 बार आम चुनाव हुए हैं और हर चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा है। कई बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार की वजह से सत्ता की दौड़ से बाहर होना पड़ा है। ताज़ा मामला पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से जुड़ा है। अप्रैल 2016 में पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद नवाज शरीफ परिवार पर भ्रष्टाचार की आंच पड़ी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के इमरान खान ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चलाया। महीनों छानबीन के बाद आखिरकार पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ को अयोग्य करार दिया। इसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के चुनाव लड़ने पर भी आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें पार्टी का प्रमुख पद भी गंवाना पड़ा। चुनाव से करीब 20 दिन पहले नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल की जेल की सजा सुना दी। उनकी बेटी मरियम नवाज को भी इस केस में 7 साल की सजा सुनाई गई। करीब 3 दशक से नवाज शरीफ पाकिस्तान की राजनीति का बड़ा चेहरा बने हुए थे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने रिकॉर्ड 3 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला। चुनाव से ठीक पहले नवाज शरीफ परिवार को सजा से उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन को गहरा धक्का लगा है। मिलिट्री ने, पाकिस्तान की जो सेना है उसने कोशिश करी अपना दबदबा बनाने के लिए जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासकर नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और खासकर नवाज शरीफ को मार्जिनलाइज करने की कोशिश करी, जिससे कि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म कर दें। उस पर उन पर करप्शन के चार्जेस लगे, उन पर प्रो इंडिया होने का चार्ज लगा कि भारत को फेवर करते हैं, और कई बातें उन्होंने जो कहीं उस पर दबाव बनाया गया। तो उसके चलते जो नतीजा आपने देखे कि उनको जेल हो गई है। नवाज शरीफ के मामले के बाद पाकिस्तान में राजनीति और भ्रष्टाचार के गठजोड़ पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। नवाज शरीफ पहले ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से इस तरह बेदखल किया गया हो। नवाज शरीफ से पहले 2013 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ की गिरफ्तारी के आदेश दिए। उन पर साल 2010 में देश के जल और बिजली मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप थे। इससे पहले अप्रैल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को कोर्ट के अवमानना का दोषी करार देते हुए पद से हटा दिया। यूसुफ रजा गिलानी पर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को फिर से खोलने के लिए स्विस अधिकारियों को पत्र लिखने के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप था। भ्रष्टाचार के आरोपों से पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो भी नहीं बच पाईं। 1990 में उन पर भ्रष्टाचार और अक्षमता के आरोपों के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनाए गए। बेनजीर 1993 में फिर प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 1996 में राष्ट्रपति फारूक लेघारी ने फिर उन्हें बर्खास्त कर दिया। 1999 में बेनजीर भुट्टो और उनके पति आसिफ अली जरदारी को जेल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान की सेना पर हर बार चुनाव में दखल का आरोप लगता रहा है। इस बार भी ये सवाल उठ रहे हैं। न्यायपालिका पर भी सेना के दबाव में फैसले देने के आरोप लगते रहे हैं। पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की राजनीति और सत्ता में सेना का दखल इस कदर बढ़ गया है कि पाकिस्तानी फौज और उसके इशारे पर चलने वाली ISI सबसे ज्यादा ताकतवर बन गए हैं। पाकिस्तान का इतिहास सत्ता में सेना के दखल से भरा पड़ा है। जब भी चुनी हुई सरकारों ने पाकिस्तान के विदेशी मामलों और सुरक्षा मामलों को लेकर
नीतिगत बदलाव लाने की कोशिश की, सेना ने इसमें अड़ंगा लगाया। तो बेहतर होगा कि ये जो है DTI-SPR वाली बातों पे अमल ना किया जाए। बेहतर यही होगा कि इलेक्शन कमीशन अपने इंतजाम को खुद अपने हाथ में ले। बेहतर होगा कि इलेक्शन कमीशन ये सारे फैसले भी करे, उनको अमली जामा भी पहनाए, और हम नहीं किसी और इदारे की मुदाखलत को किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन के अलावा हो। कि मिलिट्री ने ये कहा कि नवाज शरीफ ना तो पाकिस्तान को स्वच्छ सरकार दे पाए, ना डिसाइसिव गवर्नमेंट दे पाए, ना सिक्योरिटी में इम्प्रूवमेंट ला पाए, ना इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट ला पाए। तो इससे अच्छे तो मिलिट्री हैं। अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हम बेहतर कर सकते हैं। तो वो जो एक नैरेटिव डेवलप हुआ कि नवाज शरीफ डिस्पाइट इसके कि उनके पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी थी, उन्होंने इफेक्टिवली गवर्नेंस नहीं कर पाए, उसके चलते मिलिट्री को फ़ायदा हुआ। और इसके दोनों पहलू हैं। मिलिट्री ने उनको काम नहीं करने दिया और मिलिट्री ने उनको डिस्क्रेडिट किया इसलिए कि वो काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके चलते जो मिलिट्री की अभी पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है पाकिस्तान में, और जो भी सरकार बनेगी वो मिलिट्री के ही उसमें ब्लेसिंग्स के से बनेगी। पाकिस्तान में सेना हमेशा वहाँ की लोकतांत्रिक सरकारों को कमज़ोर करती आई है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर वहाँ की सेना का ही नियंत्रण है। सेना ही तय करती है कि देश के रक्षा बजट पर कितना पैसा खर्च होगा। यहाँ तक कि सरकार और प्रशासन के वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों में भी सेना की घुसपैठ रहती है। सेना नहीं चाहती कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान को आज़ाद हुए 71 साल होने जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ जहां भारत में लोकतंत्र की जड़ें लगातार मजबूत होती चली गईं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला बार बार घोंटा गया। असल में पाकिस्तान के अब तक के इतिहास में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें कम और सैन्य शासन ज़्यादा रहे हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तान लोकतांत्रिक चुनाव का इतिहास क्या है। फिलहाल विशेष में इतना ही। इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं, वहां आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। धन्यवाद। पाकिस्तान में पहला आम चुनाव 1970 में हुआ और तब से लेकर अब तक वहां 10 चुनाव हो चुके हैं। जनरल याह्या खान के नेतृत्व में पाकिस्तान में पहला आम चुनाव 7 दिसंबर 1970 को हुआ। इसके 10 दिन बाद यानी 17 दिसंबर 1970 को प्रांतीय चुनाव भी कराए गए। इस चुनाव के दौरान पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच टकराव के मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहे। इस चुनाव में कुल 313 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिनमें 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। इसमें शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग ने 167 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, लेकिन पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल याह्या खान को आवामी लीग की जीत रास नहीं आई और सुरक्षा के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। जनरल याह्या खान के नेतृत्व में ही पाकिस्तान को 1971 में भारत के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र बना। बांग्लादेश के अलग होने के बाद 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान में संविधान लागू किया गया, जिसमें 1970 में हुए चुनाव को वैधता प्रदान की गई। 1970 में चुनी गई संसद ने जनवरी 1972 से काम करना शुरू किया और जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार बनी। चूंकि संविधान में 5 साल के बाद चुनाव का प्रावधान था, इसलिए पाकिस्तान में दूसरा चुनाव मार्च 1977 में हुआ, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। 5 जुलाई 1977 को तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल जिया उल हक ने भुट्टो की सरकार के खिलाफ बगावत कर उन्हें हटा दिया और देश में मिलिट्री शासन लगा दिया। इसके बाद फरवरी 1985 में सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान में तीसरा चुनाव हुआ, लेकिन इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को हिस्सा नहीं लेने दिया गया। ये कोई पहली बार नहीं था जब किसी चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने भाग नहीं लिया। इससे पहले 1962 में जनरल अयूब खान के मिलिट्री शासन में भी बिना राजनीतिक पार्टी के व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव कराए गए थे। दरअसल सैन्य शासन को जनता में लोकप्रिय बनाने और छवि सुधार के नाम पर ये चुनाव कराए गए।
जनरल जिया उल हक की 17 अगस्त 1988 को एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई और एक बार फिर नवंबर 1988 में चौथा आम चुनाव हुआ। 1985 के चुनाव के समान ही इस चुनाव में भी मुस्लिम मतदाताओं को मुस्लिम उम्मीदवार और गैर मुस्लिम मतदाताओं को गैर मुस्लिम उम्मीदवार के लिए वोट करना था। इस चुनाव में पीपीपी ने बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चुनाव के बाद पीपीपी ने अन्य दलों के साथ गठबंधन की सरकार बनाई और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। साल 1990 में बेनजीर भुट्टो को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद अक्टूबर 1990 में आम चुनाव हुए और नवाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन 1993 में नवाज शरीफ को सेना के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा और अक्टूबर 1993 में एक बार फिर से आम चुनाव हुए। इस चुनाव में जीत दर्ज कर बेनजीर भुट्टो दूसरी बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति फारूक अहमद लेघारी ने बेनजीर सरकार को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बर्खास्त कर दिया। जिसके बाद फरवरी 1997 में 7वां आम चुनाव हुआ। इस चुनाव में नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन ने चुनाव जीता और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। साल 1999 में कारगिल युद्ध में हार झेलने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल कर पाकिस्तान की कमान अपने हाथ में ले ली। हम इस बात को तो सेलिब्रेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, फॉर्मल डेमोक्रेसी जिसमें कि इलेक्शंस की बात करी जाती है, वो इलेक्शंस हो रहे हैं। ये तीसरे इलेक्शंस होंगे जब पाकिस्तान के लोग वोट करेंगे। लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी ऐसी डेमोक्रेसी है जो कि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बनाएगी, या ये डेमोक्रेसी है जो सिर्फ दिखावे की है, बाकी पीछे से सारा कंट्रोल मिलिट्री के पास है? या ये मुझे लगता है बड़ा मुद्दा पाकिस्तान के सामने है। साल 2002 में पाकिस्तान में 8वां आम चुनाव और 2008 में 9वां आम चुनाव हुआ। चुनाव प्रचार के लिए 2007 में पाकिस्तान लौटी बेनजीर भुट्टो की इस चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई। 2008 के आम चुनाव में पीपीपी और नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन गठबंधन ने चुनाव जीता और यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। साल 2012 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अयोग्य ठहरा दिया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद साल 2013 में पाकिस्तान में फिर से आम चुनाव करवाना पड़ा, जिसमें नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन को बहुमत मिला और नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। लेकिन पनामा पेपर में उनका नाम आने के बाद उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। 25 जुलाई को एक बार फिर पाकिस्तान में आम चुनाव होना है। पाकिस्तान के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब किसी चुनी हुई सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।